अब रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिटरमिन करना है आपने रिवाइज अमाउंट्स को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स और टोटल, यानी इस क्वेश्चन बैंक 4 की, अगर 4 है ना, बोलो ग्लेडिएटर, पेज नंबर 911, ठीक है जी, यहीं पे लिख दो। अच्छा, अब इसकी ना रिक्वायरमेंट देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट जरा देखिए। रिक्वायरमेंट है अनएडजस्टेड अमाउंट्स गिवन है सवाल में, कौन कौन सी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल में कितना गिवन है अनएडजस्टेड जी? 125 मिलियन में, ओके, तो 125 मिलियन। फिर क्या गिवन है जी? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स 1420। फिर क्या गिवन है जी? टोटल लायबिलिटीज, जी 925, ठीक है जी। तो ये फिगर उसने बता दी, और अब वो कह रहा है ये जो एडजस्टमेंट आपको बताई है ना जी, इसके एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट को करने के बाद जो फिगर्स एडजस्ट होंगी, प्रॉफिट पे जो हिट लगनी है, जो एसेट्स पे, जो लायबिलिटीज पे, वो लगाकर प्लस माइनस करके हमें एडजस्टेड फिगर्स बता दें। तो कोई बात नहीं जी, अभी बता देते हैं। ये तो ज़रा रिक्वायरमेंट मैंने एड्रेस कर दी, ठीक है। तो ये 3-4 लाइनें आपने छोड़ ली अपने पास सफ़े पे, और उससे आगे अब आपकी वर्किंग वन स्टार्ट होने लगी है, ठीक है जी। अच्छा जी, वर्किंग वन वही आपकी फेवरेट, बल्कि सवाल पहले पढ़ लें, पता नहीं किसी ने किया ना हो तो। टर्म टेस्ट भी तो चल रहा है ना, मैं एज्यूम करके सारे ही कर आए होंगे। पढ़ा कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है सवाल को? वो जिन्होंने पढ़ा उन्होंने ही किया, बाकी उन्होंने देखना भी जहमत ही नहीं की। उठ जाना यार, तुझे उठ जा यार भाई। कहता है जी, फराज जो है वो अभी अभी आया लंबी छुट्टियों से, और उसको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं 30 जून 17 की, जिसमें ये फिगर्स आ रही हैं। रिव्यू करते उसको पता लगा है एज एट 30 जून 17 dismantling cost relating to plant has increased from initial estimate of 30 million to 40 million. Further fair value on that date was assessed at, अब इसमें वो क्या कह रहा है, अगेन वही कह रहा है नेट ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल तो हम खुद कर लेंगे। लेकिन अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों चीज़ें सेम डेट पर आ जाएं, यानी एस्टीमेट चेंज भी आ रहा है और रीवैल्यूएशन भी आ रही है, तो पहले किसको करें? वैसे आपस की बात है, ये ऐसा सिनेरियो है हमारा इफ्रिक 1 कि आपकी रीवैल्यूएशन ने प्रोविजन को नहीं छेड़ना और प्रोविजन ने एसिड को नहीं छेड़ना, जो मर्जी पहले कर लें। क्या ख्याल है कि नहीं? नहीं, कोई एक बताना है तो लिख लो, पहले प्रोविजन है, पहले एस्टीमेट चेंज कर लिया करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन कर लेंगे। पहले एस्टीमेट चेंज करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन, ठीक है, सही है। अच्छा, नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड, वो तो बाद में, गलती की बात तो बाद में, पहले ओरिजिनल तो कर लें। तो डेट, अच्छा, प्लांट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, कैरिंग वैल्यू और रिलेटेड सरप्लस भी है माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि ये कॉस्ट मॉडल पे नहीं चल रहे। तो इसका मतलब लंबे वाली वर्किंग है यार। वो दूसरा वाला सवाल तो कॉस्ट मॉडल वाला था ना, जिन्होंने किया है, पहले वही करना चाहिए। चलो खैर कोई बात। डेट डिस्क्रिप्शन करने तो दोनों ही है। अब आओ क्या लगे कौन सा मॉडल। अब तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान आपको लग रहा होगा, रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है ना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब कॉस्ट मॉडल भूल तो नहीं गए कहीं? पता लगे कॉस्ट मॉडल भूल गए ने, रीवैल्यूएशन मॉडल की इतनी प्रैक्टिस कर ली, कॉस्ट मॉडल ही भूल गए। प्लांट है, फिर इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, फिर P&L होता है, और फिर हमने जो जाने वाले भाई प्रोविजन मुतारिफ कराई है। जल्दी आना, ब्रेक देते हैं अभी, फिर आपको खुद ही ना ब्रेक करने लग जाया करो।
ब्रेक नहीं दे रहा, चलो हम अपनी ब्रेक कराते हैं। अब असल में यकम जुलाई 15 को वो कह रहा है एसिड खरीदा था, ऐसे ही है, यकम जुलाई 15 को एसिड खरीदा था, कितनी कॉस्ट थी नहीं पता, कैरिंग वैल्यू बता रहा है, लेकिन किस दिन की, 30 जून 17 की बता रहा है, मारे गए ना जी, ठीक है। अब असल में यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 आया होगा, फिर 30 जून 17 आया होगा, और वहाँ तक आते आते भी आपको पता है डेप्रीसिएशन वगैरह माइनस होती हैं। तो ये मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि उसने हमें क्या बता दी यहाँ पर लाकर, बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू प्लांट की 30 जून 17 पर है, उसका रिलेटेड सरप्लस भी है, और ये हम निकाल लेंगे, हमें पता है, इसीलिए तो आपको फ्यूचर वैल्यू से खेलना सिखाया था कि किसी भी दिन खड़े होकर हम प्रोविजन का बैलेंस निकाल लेंगे, वरना मुश्किल हो जाती है ना, शुरू से पकड़ते उसको, ओरिजिनल वाली को लेकर आते, फिर इतने साल लंबा चौड़ा काम हो जाता है। अब ये जंप करके आ जाएंगे, ठीक है। एनीवेज आपका ये प्लांट कम होते 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 इवन 30 जून 2017 की भी डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस की होगी इन्होंने कि नहीं की होगी, ड्राफ्ट ऐसे ही बन गया होगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही सरप्लस भी चलते 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 जो आया होगा, जितना भी आया होगा इस साल की बहरहाल डेप्रीसिएशन, उसमें से भी इंक्रीमेंटल डेप्शन के बराबर हमने ट्रांसफर की फिगर भी एंट्री कर ली होगी, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है। अब ये बात उसने लिखी भी हुई थी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ो जरा दोबारा। कहता है द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज ऑन यकम जुलाई, चलो ये तो डेट ऑफ परचेज आ गई। द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रिलेटेड रीवैल्यू सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इतने आफ्टर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 30 जून 17, एंड सरप्लस इतना है आफ्टर ट्रांसफरिंग इंक्रीमेंटल डेप्शन फॉर द ईयर 17। आज ये ना भी लिखता ना, आइए सेट आपने एफएआर में पढ़ा हुआ है, अगर ड्राफ्ट बन गया है, क्या कह रहा है वो, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं, तो ड्राफ्ट कैसे बन जाता है डेप्रीसिएशन की एंट्री के बगैर, ये सब कुछ हो चुका हुआ है। पहले प्रोविजन डिसमेंटलिंग थी, सिर्फ रिवाइज नहीं की उन्होंने, जो चेंज हुई है तो सब कुछ हुआ, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड हुआ होगा, पता नहीं, देख लेते हैं अभी सारी बातें, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया। यानी अगर ड्राफ्ट बना हो और वो ये कहना चाहे कि डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं हुई, तो वो खुद मुंह से बोलेगा कि ड्राफ्ट तो बन गया है लेकिन डेप्रीसिएशन की एंट्री अभी हुई नहीं। बात समझ आ रही है, वरना ये कैसे हो सकता है। फाइनेंशियल ड्राफ्ट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ऑडिटर को पकड़ा दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पकड़ो भाई, करो चेक, सब कुछ कर दिया हमने, फाइनल करो और ठप्पा लगा के दे दो हमें, बस हमने प्रिंटिंग के लिए भेजना है। अब वो चेक करने लगा है तो डेप्रीसिएशन नहीं होगी क्या उसमें। ड्राफ्ट का मतलब ही क्या है, हमारी तरफ से बस फाइनल ही है, कोई मसले मसाइल ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है। ये जैसे इसने वो ड्राफ्ट बना हुआ था तो उसमें आइडेंटिफाई क्या किया, प्रोविजन का मसला, प्रोविजन रिवाइज नहीं हुई और एसिड रीवैल्यू नहीं हुआ। पढ़ो, नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटी एंड रिवीजन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। इसका मतलब ये कतन नहीं ले लेना कि जो साल की डेप्शन है वो एंट्री भी नहीं हुई होगी और सरप्लस की ट्रांसफर भी नहीं हुई होगी और प्रोविजन का इंटरेस्ट भी बुक नहीं होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर मसला क्या है, 30 जून 17 पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 30 टू 40, ये रिवीजन नहीं हुई। तो ये रिवीजन तो इंटरेस्ट तो वैसे भी ठीक ही रिकॉर्ड होना था, क्योंकि 30 जून 17 पे ला करके हम पहले एसेट को, फिर उसकी एस्टीमेट चेंज वगैरह की बात करते हैं। अब हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट होती है जब सिखाई जा रही होती है। तो मैं 30 जून 17 पे कुछ हो रहा है तो पहले 30 जून 17 पे आता था, तो 30 जून 17 पे वो आया हुआ है, तो उसने डेप्शन भी रिकॉर्ड कर लिया है, सही है, उसने सरप्लस भी ट्रांसफर कर दिया है, सही है, हमें नहीं पता कितना था, सही किया हुआ है, उसने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया होगा, जमाइयां ले लेकर बताएं मुझे, सही है, ये सब सही हो चुका है, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट 8% था, अब हमें मुसीबत क्या पड़ गई है कि वो कह रहा है कि इन चीज़ों के अंदर बताओ क्या फ़र्क आना है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स, अगर कोई है तो एडजस्टमेंट्स क्या है, एक ही एडजस्टमेंट है, वो क्या है, रिवीजन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, रीवैल्यूएशन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है, नहीं लिखा हो कहीं, तब भी कहीं लिखा हो, शायद नहीं भी लिखा हो तो सरप्लस भी नज़र आ रहा है और रीवैल्यूड अमाउंट भी निकल आई है। अब हम जैसे चल सकते हैं वो ये यहाँ से 135 कितना लिखा हुआ था, 135.4, ये प्लांट की बुक वैल्यू है, सरप्लस 3.5,
15 ये सरप्लस की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मैंने बोला बुक वैल्यू, ऐसे ही प्रोविजन की बुक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नहीं है वो हमारे पास गिवन, पर साढ़े को है उदा जुगाड़। ठीक है जी। अब ये प्रोविजन कौन सी है, अभी मैंने रिवाइज नहीं करनी, डायरेक्ट ना रिवाइज कर लेना, पुराने वाली प्रोविजन पे लाकर पुराने वाला इंटरेस्ट ऐड होता है जो, वो काम तो करना था ना। तो अब कितनी है जी ओरिजिनल इनटू रेट कितना है 1.08। अब ये कितने साल लाइफ थी, सवाल ने बताया हुआ था, सवाल ने बताया प्लांट की लाइफ कितनी है, जब वो खरीदा था 1 जुलाई 15 पे, तो 30 जून 16 तक 1 साल गुजर गया और 30 जून 17 तक तो 2 साल गुजर गए। तो फिर ये 3 साल अपने सेटल होने से दूर है प्रोवी लाइबिलिटी, तो -3 करेंगे तो 23.8 बस काफ़ी है ना, अब 1। अच्छा हाँ ना, अब जब वो 1 डेसिमल तक चल रहा है तो क्यों 1 तक ही चल रहा है, 2 तक चल रहा है, चलो खैर मुझे माफ़ कर दो बस 81। वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता लेकिन चलो। अच्छा जी, अब इधर देखो रिवीजन आ रही है 30 जून 17 पर। अब हमने क्या करना है जी, प्रोविजन को रिवाइज करना है। पहले यही कर लेते हैं एस्टीमेट चेंज। ठीक है, तो 30 जून 17 पर चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है, निकालेंगे तो इंशाल्लाह हम बैलेंसिंग ही। ठीक है, लेकिन चूं नक्का रीवैल्यूएशन मॉडल है, चन्ना नच्चा ये पहले ही लिख लें। इसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो बस इधर ही हिटें लगा सकता है। ठीक है, और उधर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब बुक वैल्यू होने जा रही है रिवाइज, चूंकि प्रोविजन के एस्टीमेट में एक चेंज आ गया है तो मैं लिख रहा हूं रिवाइज बुक वैल्यू। एतराज करने वालों दोबारा एतराज तो नहीं है, बात समझ आ गई थी। रिवाइज्ड बुक वैल्यू का मतलब है प्रोविजन की बुक वैल्यू तो रिवाइज हो रही है ना, एसिड की नहीं हो रही, सरप्लस की शायद हो जाए, सरप्लस में सरप्लस और आ जाए। ठीक है, रिवीजन तो है। अब 30 से बढ़कर 40 हो गई, कोई रेट शीट में चेंज, कोई वक्त में चेंज, इसीलिए तो ये एस्टीमेट चेंज। ठीक है जी, कितना, तो फिर बैलेंसिंग फिगर बिलू है, बिलू इज आर एस्टीमेट चेंज 7.8 ही कर लेते, इसको ना 1 डेसिमल तक करें ना, इसको 8 करें जरा, बस करें, बहुत होगी, राउंड करें जी। आंसर अब 8 आ गया पूरा, बोलो। अच्छा चलो, अब ये ना असल में वो खत्म हो जाएगा ना, 2 डेसिमल वाला खत्म हो जाना है, जान छूट जानी मेरी। ठीक है, अब 1 डेसिमल तक चला दूँ मैं। ठीक है, आगे एंट्रियां भी करनी है फिर तुसी एवं जी। अब इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज है, प्लस हो रही है, बढ़ रही है। प्रोविजन बढ़ना दुख की बात है, खुशी की बात है, ये दुख है, ये गम है। इसने देखा खुशियां नजर आई, इसने कहा चलो पहले इस 2 डेसिमल वाली खुशियों को तो उड़ाओ ना, तो फिर क्या बचेगा। अच्छा 4.8 भाई फिर भी बच गया, चलो खैर अल्लाह दी मर्जी एनजी होनी है, ये लॉस पीएनएल में चला गया। अच्छा मैं भी नहीं बच पाया, तो 4.85 बच्चों पीएनएल में लॉस आ गया और ये 135.4 पर चला गया। एसेट जिधर था उधर ही है वैसे तो। ठीक है, और अब ये एसेट तैयार है रिवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके पीछे भी एक साइंस थी जो मैंने कहा चलो जो मर्जी कर लो, लेकिन चलो बेहतर है कि पहले क्या कर लो, एस्टीमेट चेंज फिर कर लो। अब उसके पीछे जो असल साइंस थी वो ये थी कि उसने रीवैल्यूड अमाउंट जब भी देनी है ना आपको, नॉर्मली ये नहीं आपके मेहरबानी करता कि आपको इंक्लूडिंग प्रोविजन डिसमेंटलिंग की दे दे, वो तो चेंज करा रहा है उल्टा। तो अब उसने जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग दी है वो सॉरी जो रीवैल्यूड अमाउंट दी है वो नेट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट दी है, यानी उसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट शामिल नहीं है। अब 30 जून 17 पर रिस्टोरेशन कॉस्ट तो रिवाइज हो गई है, तो जो पुरानी उसने दी थी वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते थे, तो जो चलो कह के मैंने बात की थी वो असल में असूल ही था, तभी लिखवा दिया। ठीक है, उस वक्त ये बात बोझ नहीं डाला कि जरा बात पे पहुंच लें, पहुंच गए तो अब अफादियत की भी समझ आ गई। ठीक है, तो अगर कभी एस्टीमेट चेंज और रीवैल्यूएशन इफ्रिक 1 के अंदर सेम डेट पे आ जाए तो पहले क्या करेंगे, चेंज इन एस्टीमेट, फिर क्या करेंगे, क्योंकि
बेशतर, अक्सर नहीं कहूंगा बेशतर, बल्कि तकरीबन सवालों में देखा यही करता है कि वो आपको रीवैलिड अमाउंट देगा नेट ऑफ रिस्टोरेशन। तो आपने उसमें रिस्टोरेशन को ऐड करना है, तो वो फिगर होगी तो ऐड करोगे ना, सही है। इसलिए क्या किया करेंगे हमेशा, पहले ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, जब हमने थ्योरी पढ़नी है ना तो स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स लिखे होते हैं, कोई पॉइंट में लगता है कहीं लिखा भी हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा। आपने भी लिख लिया, किताब में भी लिखा हुआ है, माफ़ी नहीं है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब तो हो ही गया होगा, ठीक है ना। अफादियत सामने हो तो चीज़ याद रह जाती है, ठीक है। तो जस्ट रटा नहीं था, हमने इसको देखा, ज़रूरत सामने आ गई और अब पक्का भी हो गया। ओके, अब सिंपल रीवैल्यूएशन 30 जून 17 पे होनी है, तो रीवैल्यूएशन पे सरप्लस भी आ सकता है, लॉस भी। तो अब एक लाइन छोड़कर हमने लिखनी है रीवैल्यूड अमाउंट, और रीवैल्यूड अमाउंट जो उसने बताई है उसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट शामिल नहीं है। कितनी बताई जी उसने जी? 112। अब 112 में हमने खुद ऐड किया अब 31.8, तो ये फायदा हुआ हमें पहले प्रोविजन एस्टीमेट का चेंज करने, वरना कोई नामुमकिन नहीं है वो काम करना भी, लेकिन वो फिर अलग से पहले निकालनी पड़ती। पहले वो निकालते, अलग से एक वर्किंग करते, गलती के चांसेस भी थे, पुराने वाला ले लेते। तो इसलिए असूल ऐसा बना लिया कि अल्टीमेटली उससे अगर मिसाल के तौर पर वो कहे इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, फिर तो करना ही कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर जो कि नहीं चांस के वो ऐसे देगा, अगर वो यही करेगा नेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, तो आपकी पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन निकल आएगी नई वाली, जिसको आप ऐड कर लोगे, ठीक है, सही है ना। चलो अब जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बन गई फिर? 143.8, लेकिन ये सॉरी रीवैल्यूड अमाउंट 143.8, लेकिन एक बात तो मैं पहले लिखना ही भूल गया, ये डॉट इधर लगा दें, है ना। नो, इसी को तो छेड़ना है इसने, इधर नहीं छिड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा अब जी कितना सरप्लस है? सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया बैलेंसिंग। तो हमने इस बैलेंसिंग फिगर को अब बिल्कुल उसी तरतीब पे सवाल होते चले जाएंगे। कितना? 8.4। अब 8.4 ने आकर देखा पहले कोई लॉस पड़ा है, उन्होंने कहा जी पड़ा है, 4.85 को उसने रिवर्स कर दिया, बाकी 3 हो फिर वही 55 आ गया ना जी। चलो जी, तो ये 3.55 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, यहाँ पर 0 हो गया, और ये अपनी जगह कायम वाओ दायम है। और बस यहीं पर ही उसने हमें कहा था कि रीवैल्यूएशन भी नहीं हुई, प्रोविजन की जो है वो एस्टीमेट चेंज हुआ है, उसकी भी अकाउंटिंग इन्होंने नहीं की। तो अगर ये अबव एडजस्टमेंट हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो क्या असरात पड़ेंगे। अब डायरेक्ट काम कराता हूँ आपको पहले, फिर आपकी फरमाइश के ऊपर जर्नल एंट्रीज ओरिजिनल रॉन्ग वाला काम भी कर लेंगे। फिलहाल डायरेक्ट काम कर लेते हैं। वो डायरेक्ट काम क्या, एक बेसिकली वो कहाँ मौजूद है इस वक्त, सवाल ने इस वक्त यहाँ पर चीज़ों को छोड़ा हुआ है। एम आई राइट? इसका मतलब एसिड्स के अंदर जो एसिड उसने शामिल कर रखा है वो 135.4 है। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, एसिड तो 143.8 पे होना चाहिए। तो हमारे इस चेंज की वजह से एडजस्टमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजस्टमेंट, और बाकी प्लस माइनस वहीं ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। हमारी इस एडजस्टमेंट की वजह से एसिड्स ने बढ़ना है या कम होना है, ये डिसाइड करते हैं कैसे। एसिड्स में पड़ा हुआ है 135 होना चाहिए 143, इसका मतलब कम एसिड है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो किसका डिफरेंस हमने यहाँ पे ले लें 143.8, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर एंट्रीज भी कर लेते हैं, -135.4, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका जो डिफरेंस है, इस अमाउंट से आपने एसिड को बढ़ाना है, ठीक है। बढ़ाएं जी, 8.4 से टोटल एसिड्स क्या हो गए, इंक्रीज। फिर उसने प्रोविजन को छोड़ा हुआ है 23.8 पे, और हम कह रहे हैं नहीं 31.8 पे हो, तो प्रोविजन में भी क्या आना है, इंक्रीज। यहीं पे छोटी सी वर्किंग कर देंगे जी, 31.8 माइनस 23.8, तो 8 से प्रोविजन को क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक हो गया।
अच्छा, अब डबल एंट्री का जो कमाल होता है ना, खैर चलें छोड़ें, डबल एंट्री है ही नहीं। अगली बात, प्रॉफिट एक उन्होंने एक्सपेंस बुक कर रखा है, बोलो डेप्रिसिएशन, भाई ये तो वैसे ही ओसीआई का आइटम और चेन इक्विटी में चला जाता है, फिलहाल तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। उसने तीन चीजें कही हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। उसने इक्विटी तो नहीं कहा ना, इसलिए सरप्लस को तो साइड पे कर दो। अब उन्होंने डेप्रिसिएशन बुक की हुई है और इंटरेस्ट भी बुक किया हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी है मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट कितना है मुझे ये भी नहीं पता। समझ आ रही बात? अब देखो, अगर हम इस एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो उस रीवैल्यूएशन से हमारे डेप्रिसिएशन पे क्या असर आना है इस साल पूरी बात सुने बेटा। डेप्रिशिएट करके 30 जून 17 पे लाए थे, वो सही डेप्रिसिएशन थी, यही तो मैंने बोला था। तो इस साल पे कोई असर नहीं है, हाँ अगले साल की डेप्शन बदलेगी, तो ये तो साइड पे हो गया। अच्छा, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने निकाला है और पीएनएल में डाला हुआ है, उसका क्या, उसमें क्या चेंज आएगा इस चेंज की वजह से इस साल? अगेन इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो यहां पर जो निकला करता था उसकी अलग एंट्री होती थी। अब रह गई कहानी सिर्फ और सिर्फ चेंज इन एस्टीमेट की। तो चेंज इन एस्टीमेट ने ये असरात डाले कि पीएनएल में पहले एक लॉस बुक हुआ, लेकिन फिर रीवैल्यूएशन आके दूसरा असर क्या डाला, उसी लॉस को रिवर्स कर दिया। यानी अगर मैं पीएनएल के ऊपर इस चेंज इन प्रोविजन का असर देखूं तो वो असर क्या है, वो असर ये है 4.85 से एक लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है, कम, तो -4.85 हमने किया। लेकिन साथ ही क्या हुआ, अगले ही लम्हे वो लॉस क्या हो गया, रिवर्स। तो ये लॉस का रिवर्स होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो +4.85 हो जाएगा और जितने दी होते। ठीक है जी। तो ये फिगर और ये फिगर उन्होंने कहा था एडजस्टेड बता दो, हमने कहा ये लो, अगला जल्दी से बताओ, ये लो और एक ही एडजस्टमेंट है ना, तो ठीक है जी। 32 नहीं है बेटा, 33 है, 33 कर लो, हेलो ठीक है। इतना आसान सवाल है, अगर आता हो तो। लेंज ग्लेडिएटर इज डन एंड डस्टेड, लेकिन बल्कि यूं करें ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता। आप ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करना चाहेंगे? काम तो वैसे हो गया है, तो होमवर्क में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करिएगा, मैं फिर कल इसको देख लूंगा। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आके मैं पास पेपर वो करवाता हूँ जिसमें प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग वाला सवाल है, और फिर एक आधा सवाल थेरी वाला करेंगे। पहले थेरी वाला कर लेंगे ना भाई, ब्रेक के बाद फ्रेश आएंगे। पार्ट 1 क्लोज कर लो जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, मैं कह रहा था कोई बच्चा कहे ओरिजिनल रॉन्ग से चलना है, तो जो ईयर एंड तक हुआ वो तो हो चुका है ना, ठीक है। ईयर एंड पर ये एंट्री नहीं की उन्होंने और ये एंट्री नहीं की, तो ओरिजिनल क्या होना चाहिए था पहले? प्रोविजन, बहुत आसान है, ठीक है। प्रोविजन बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो प्रोविजन क्रेडिट 8 से, और उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट 3.15 से, और पीएनएल लॉस जो है, लॉस वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में 4. तो एक ये एंट्री करनी थी और फिर साथ ही रीवैल्यूएशन करनी थी, तो उसकी एंट्री भी आ जानी थी, ठीक है। दूसरी एंट्री ये वाली जी, एसिड डेबिट, प्लांट डेबिट हो गया, सरप्लस आ गया, तो प्लांट डेबिट हुआ 8.4 से। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट हो गया 3.55 से, और पीएनएल में लॉस रिवर्स हो गया 4.85, ठीक है।
ये होना चाहिए था इस रिवीजन की वजह से, जो कि नहीं किया अकाउंटेंट ने, ना ये हुआ ना ये हुआ, तो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? अब इसको यूं देख लें, सरप्लस डेबिट होना था 3.15 से, क्रेडिट होना था 3.55 से, तो नेट में रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट बनेगा, ऐसे ही है। तो बोलो, डेबिट 3.15 से होना था और क्रेडिट 3.55 से होना था, तो नेट देखें तो 0.40 से। बोलो सही है? अच्छा, नहीं समझ आई ये बात? ये ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था सरप्लस नेट करके बोला हमने, डेबिट 3.15 क्रेडिट 3.55, नेट करें तो क्रेडिट में 0.4 बचता है ना, तो हम कह रहे हैं होना चाहिए था क्रेडिट 0.4 से, नहीं हुआ, कर लें। फिर पीएनएल में लॉस डेबिट होना था और लॉस क्रेडिट होना था, 4.85 से, यानी पीएनएल पे इम्पैक्ट क्या पड़ना था? 0, इसलिए कुछ नहीं किया। ठीक है, लिखना है 0 या रहने दें? प्रोविजन 8 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, प्रोविजन को 8 से क्रेडिट कर लें। ठीक है, और प्लांट ने 8.4 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो प्लांट को 8.4 से डेबिट कर लें। अब यही काम मैंने डायरेक्ट आपको करा दिया प्लस माइनस के साथ, क्योंकि उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो हमसे मांगी नहीं थी, उसने तो कहा था मुझे इम्पैक्ट बता दो इन इस एडजस्टमेंट का करके, एडजस्टेड फिगर्स क्या होनी है। तो यही आपका आंसर था, चेक करो। प्लांट डेबिट 8.4, प्लांट को 8.4 से बढ़ाया हमने, प्रोविजन क्रेडिट 8 से, अब प्रोविजन का बढ़ना क्रेडिट होता है तो वो भी बढ़ गई, और सरप्लस ओसीआई के अंदर जाता है, ओसीआई उसने हमसे मांगा नहीं था, इसलिए हमारा प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा नहीं था। तो ये अगर इस तरह से कोई देखना चाहे तो भी देख सकता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आ जाओ जरा दूसरे सवाल के ऊपर भी, इसको घर पहुंचा देना। अब इस कॉन्सेप्ट को तोड़ घर पहुंचा के आइए ना, शुरू जो किया है इसको। पास पेपर कौन सा था वो? फराज वाला, वो तो यही था, आतिफ अनवर वाला 17 लोच। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर करो, अब बता दो मुझे चेंज। अब क्वेश्चन नंबर है पास पेपर 17, लेकिन इसका सिर्फ ए पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। और पेज नंबर, आप भी पेज नंबर ही पूछ रहे हैं, 884, ठीक है। अब इसके अंदर अनएडजस्टेड फिगर्स नहीं है जिनसे हमने एडजस्टेड बनानी है, तो हमने इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स में बताना है, लाइबिलिटीज में बताना है और प्रॉफिट में। तो इंक्रीज या डिक्रीज 3 आ जाएंगे, 3 लाइनें आपने इसके लिए छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद वही आपकी वर्किंग। अब वर्किंग जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या था अभी आप देखेंगे। डेट, अब ये सवाल कितने बच्चों ने ट्राई किया हुआ है? वही वाले बच्चे। चलो फिर मैं पढ़ता भी हूँ साथ ही, पहले मैं अब वर्किंग का फॉर्मेट तो बना लूँगा। डेट डिस्क्रिप्शन, प्लांट, रीवैल्यू सरप्लस, पीएनएल नहीं बनाना, क्योंकि कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं ये लोग? हाँ, तो ये वो पहले वाली क्लास की तरफ हम चले गए। खैर, वर्किंग छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं ज़रा। प्लांट है? नहीं, प्लांट नहीं लिखा हुआ, प्लांट ही है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, आतिफ को पता लगा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो गई हैं और उनमें अपडेशन नहीं की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन इन डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट एज एडवाइज्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट स्टार्ट। यानी 19 के स्टार्ट में ही उनको ये कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। मतलब एस्टीमेट तो स्टार्ट में रिवाइज हो जाता है, लेकिन हम उसकी जब जनरल एंट्रीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगते हैं तो प्रोविजन उस वक्त बैठ के हम देखते हैं तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं और एंट्री कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं की, ठीक है। आगे कहता है, उसने कहा है भाईजान जमाल भाई जो CFO साहब हैं, ये ना डिस्कस किया है, तो जमाल ने क्या मशवरा दिया है, नहीं इसको जाने दो क्योंकि HCL के प्रॉफिट इससे। अब ये जो असल में पॉइंट है ना बीच में, ये एथिक्स का है, जिसको पढ़ने के बाद हमने 2 नंबर लेने, 3 नंबर नीचे वाले, जिसके अंदर उसने पूछा हुआ है कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच किया है, ठीक है। तो वो 3 नंबर लेने के लिए हम जो 2-3
प्रिंसिपल्स ब्रीच हो रहे हैं वो हम बताएंगे। तो ये इंशाल्लाह जब कर लेंगे ना आप एथिक्स, तो ये खुद ही पार्ट आपका हो जाएगा। बहरहाल याद करा देना, मैं यहाँ से जो है वो आपको इसको पढ़ा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो आफ्टर एथिक्स ये, और फिर इसी के हिसाब से ये पार्ट भी उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब हमारा सवाल तो ये पड़ा है, कहता है डीकमीशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ओरिजिनल 50 से 88 मिलियन, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इस 12, प्लांट की यूजफुल लाइफ 8 साल थी जब वो ख़रीदा गया था 1 जुलाई 17 पे, और उसकी परचेज प्राइस भी गिवन है। यूज़ करते हैं ये कॉस्ट मॉडल, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे करते हैं। बस कहानी ख़त्म। ठीक है, अब ये सवाल में ना इन्फॉर्मेशन मुकम्मल है। कब ख़रीदा था हमने इसको? 1 जुलाई 17 पे, और हम इस वक्त खड़े हैं हमने आना है 31 दिसंबर 18 पे, या 1 जनवरी 19 कह लें, सही है ना। वहाँ से फिर हमने कहना है उन्होंने नहीं किया, हम कर लेते हैं। अब उन्होंने नहीं किया तो मतलब उन्होंने इस साल की डेप्शन भी गलत की है। इस सवाल के अंदर फ़र्क ये था दूसरे सवाल से कि एस्टीमेट स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर चेंज होना है तो डेप्रीसिएशन नए एस्टीमेट वाली होनी चाहिए थी। जब उन्होंने एस्टीमेट रिवाइज नहीं किया तो अब ये ना कहना डेप्शन की नहीं होगी, डेप्रीसिएशन चार्ज की, इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, ड्राफ्ट ऐसे थोड़ी बन गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिवीजन नहीं किया जिस वजह से डेप्रीसिएशन भी डिफरेंट होगी, और तो इसमें मुझे 2 दफ़ा वर्किंग करनी पड़ेगी सवाल। ठीक है, तो हमने कहा जी सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। 1 जुलाई 17 पर हमने जो एसेट खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी है? 860। लेकिन इसमें कुछ ऐड होना है अभी। वो ऐड क्या होता है? प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू। अब 1 जुलाई 17 पे ओरिजिनल 50 की बात ही होगी ना। अभी तो हमने 31 दिसंबर 18 पे आना है, और फिर 1 जनवरी 19 पे रिवीजन की तरफ जाना है। तो 31 दिसंबर 18 तक तो पहले आए ना, तो अभी तो वो पुराने वाला ये स्टार्ट के अंदर 50 मिलियन डीकमीशनिंग कॉस्ट थी। रेट कितना गिवन है सवाल में? डिस्काउंट रेट 12%। और क्या यूजफुल लाइफ थी सवाल की? ये 6 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर्स और 12%, ये मेरे मतलब की चीज़ें मैंने निकाली, -6 किया। आंसर बताएं। 25.3 कर लें। चले, अब 25.3 इधर ऐड हो गया। कोई एंट्री नहीं मांगी उसने, हम भी नहीं करेंगे, बड़े हो गए, एंट्रियाँ थोड़ी की हैं आपने। वो पूरे सवाल 1 साल की एंट्रीज मांगी है, मैं सारे एंट्रीज कराता रहूँ आपको, पक्का हो गया सवाल के हिसाब से। ठीक है जी, 885.3। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने जंप लगा के आना है 31 दिसंबर 2019 पे ना आ जाना, क्योंकि 31 दिसंबर 18 पर जो बुक वैल्यू है वो 1 जनवरी 19 की ओपनिंग बुक वैल्यू है, उसी को तो चेंज करना है जिसको उन्होंने चेंज नहीं किया। तो 31 दिसंबर 18 लिखें या 1 जनवरी 19 ना लिख दूं? 1 जनवरी 19। बस ध्यान ये रखना है कि 1 जनवरी 19 पर मुझे ये बुक वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 18 मतलब 1.5 ईयर्स। ठीक है, हाँ। 1 जनवरी 19 इसलिए लिख दिया कि ज़रा ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाए। 31 दिसंबर 18 में ठीक था, कोई मसला इससे? अब डेप्रीसिएशन के लिए तो सीधे हाथ चलेंगे। कैसे? 885 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 6। अब ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन, लेकिन हमें चाहिए 1.5 साल की। ठीक है जी, तो बताएं जी आंसर। 221.3 ही करें, चलो अच्छा, ज़रा राउंड फिगर आ जाएगी नीचे, और हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 664.0। ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन में आपने 50 इंटू 1.12 किया। अब ये प्रोविजन 1 जुलाई 17 पे अपने सेटल होने से 6 साल दूर थी। 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने गुजर गए तो 5.5 साल दूर रह गई, और 31 दिसंबर 18 या 1 जनवरी 19 तक 1 साल और गुजर गया तो 4.5 साल। ठीक है जी, 4.5 माइनस 4.5, साढ़े वाला चक्कर भी सी ना जी, एग्जैक्ट 30। सुभान अल्लाह। अब ये बैलेंसिंग क्या होता है जी? इंटरेस्ट। ये बैलेंसिंग क्या होता है जी? इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने कोई इसकी एंट्री नहीं करनी, लेकिन फिगर वैसे निकाल ली। यानी कि इधर देखो,
अगर मैं इसको छोड़ भी दूं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ये बैलेंस फिगर नहीं निकालता, मैंने टाइम बचा लिया। क्यों? मुझे तो इस साल की एंट्रीज नहीं चाहिए, इस साल के प्रॉफिट्स को एडजस्ट नहीं करना। करना चाहो तो बैलेंसिंग निकाल सकते थे, पर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या टाइम ज़ाया क्यों करना, निकल सकता है बैलेंसिंग यहाँ पर मैं नहीं निकाल। ओके, आगे चले। यहाँ पे हम भी वही हैं जैसे वो लोग हैं, यहां तक तो कोई मसला नहीं था। अब ये बेसिकली मैं ओरिजिनल वर्किंग कर रहा हूं। वर्किंग वन कौन सी है जी? ओरिजिनल, यानी कि जो होना चाहिए था। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि प्रोविजन को 50 से 88 पे ले जाते। कितने कितने लिखा है? एट स्टार्ट ऑफ 19 जो उन्होंने एडवाइस किया था, तो 19 से अब ये एंड पे नहीं है, अब ये एस्टीमेट चेंज स्टार्ट से ही लगेगा, वो कह रहे हैं स्टार्ट से एस्टीमेट चेंज हो गया। ठीक है, तो फिर एक लाइन खाली छोड़ दी, लेकिन वो लाइन कौन सी है? नीली वाली लाइन, नीली रावी। एक लाइन खाली, चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, और उसके बाद यहां पर रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अब जी ये कॉस्ट मॉडल है, तो बेटा जी अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू एसिड की भी होनी है प्रोविजन के चेंज होने की वजह से। ठीक है, सारे सोए हुए जाग जाएं प्लीज़, अहम सवालात चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर कहानी खत्म हो जानी, आपके पर्चे में भी आया हो ना इसने फिर। अब मुझे बताइए, इसी दिन खड़े खड़े 50 से 88 पे चला गया ये एस्टीमेट, बोले 1.12 अपनी जगह कायम है, 4.5 भी अपनी जगह कायम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं ना आया। वक्त नहीं बदला, जज्बात नहीं बदले, हालात बदल गए। ठीक है, तो ये 52.8 पे जो प्रोविजन का जाना है, अब ये प्रोविजन का जाना एस्टीमेट के बदलने की वजह से हुआ है 52 पे जो जाना हुआ, यानी कि ये जो चेंज है कितना 22.8, ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन कॉस्ट मॉडल है, इसकी हिट किसको पड़ेगी? एसिड को। तो प्लांट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। और शुरू वाले सवाल आ गए हम आगे चलते गए, सीखते गए, ये भूल ही गए थे हैं जी, रीवैल्यूएशन इतना पक्का कर लिए, कॉस्ट मॉडल आसान वाला भूल गए, हद हो गई। अब देखो जी, बैलेंसिंग फिगर आई है, ये रिवाइज बुक वैल्यू अब आई है, बैलेंसिंग कितना 686। अब यहीं से तो लड़ाई चली है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्हें 664 को ही डेप्रीशिएट किया उन्हें, और 50 के हिसाब से ही इंटरेस्ट निकाला उन्हें। हम कह रहे हैं नहीं, 19 के साल का इंटरेस्ट भी अब 88 वाली प्रोविजन के हिसाब से निकलना चाहिए, और डेप्रीसिएशन भी अब 686.8 की एसिड की होनी चाहिए। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन की बारी आई, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू 686.8 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, यकम जनवरी 19 पे खड़े होकर, वो भी निकाली तो थी 4.5 साल, तो डिवाइड बाय 4.5। अब ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन ही होती है, नशर करना कोई नहीं है। कितना आता है आंसर? 152.6। ये डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की, सही वाली, और एक डेप्रीसिएशन अब उनकी निकालनी है थोड़ी देर में, वो कौन सी होगी? वो 664 डिवाइडेड बाय उन्होंने, चाहे आप ओरिजिनल वाला 6 कर लें, एक साल गुजर गया, डिवाइड बाय 5 कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सही है, तो 4.5। ठीक है, बहरहाल जी, बुक वैल्यू 530.2। ठीक है जी, ये जनाब हमारा एसेट आ गया 31 दिसंबर 19 पे, इससे आगे तो नहीं जाना, यहीं पर ही वो पूछ रहा है कि क्या असरात हैं। तो ये जनाब एसेट हो गया क्लोज। अब प्रोविजन इंटरेस्ट निकालने के लिए 88 वाली यूज़ होनी है, 88 1.12, और ये मज़ीद एक साल आगे आ गया तो 3.5 जी, 59.2 करो ना जी, 59.2। अब ये इंक्रीज इन प्रोविजन किस वजह से आया है? इंटरेस्ट की वजह से। ये मुझे चाहिए, क्योंकि यही इंटरेस्ट उन्होंने कुछ और निकाला हुआ है और हमने कुछ और जी। ठीक है, तो ये जी ओरिजिनल हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है? डन बाय अकाउंटेंट वर्किंग टू, डन बाय अकाउंटेंट, जिसको हम रॉन्ग कह रहे हैं, वो क्या है जी? वो बहुत आसान है, वो बल्कि मैं यूं कर लूँ ना, टंग ऐसे करके, और
ये देखें ना जी, मुझे ये ऊपर वाले सारे कहानी को लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये सब कॉमन था, ये नहीं लिखना। यहाँ तक तो हमने फिगर निकाल ली ना जी। तो ये सब कुछ करते करते वो भी 1 जनवरी 2019 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। और ये सब कुछ हो चुका, बुक वैल्यू आ चुकी। अब इससे आगे गड़बड़ हुई, हमने एस्टीमेट चेंज करके डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो निकाला है वो ये फिगर है, और उन्होंने एस्टीमेट चेंज किए बगैर पुराने एस्टीमेट के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कर दी होनी है। तो 31 दिसंबर 19 पर डेप्रिसिएशन। अब दो ऑप्शन है, ओरिजिनल 885 को ही पकड़ ले, मैं तो कहता हूँ 885.3 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ क्या थी भाई, 885.3 पता है क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ क्या थी 6, तो यही कर दें। आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, किसी का दिल किया नहीं नहीं नहीं, हम तो इसी बुक वैल्यू को उठाएंगे, तो इसको उठाएंगे तो फिर रिमेनिंग लाइफ जो है वो कितनी रह गई हुई है, 1.5 साल गुजर गया, तो रिमेनिंग 3.5 साल होगा, सॉरी 4.5 साल। तो 664 डिवाइड बाय 4.5 करोगे तब भी यही आएगा। पर मैंने कहा यार ज़रा अच्छा लगता है कि लगे वही पुराने एस्टीमेट से चल रहे थे, तो इसलिए मैंने वही ओरिजिनल कॉस्ट और ओरिजिनल लाइफ यूज़ कर ली, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हो गई और बुक वैल्यू एसेट की आ गई कितनी जी, 516.5 बनेगा ना अब इधर तो, ठीक है। ये उनका एसेट, ये उनकी एसेट की बुक वैल्यू ये नज़र आ रही है, यानी कि उन्होंने जो गलत किया है, इसके आने से पहले जो काम हुआ है उसमें ये हुआ है। अब इंटरेस्ट भी तो उन्होंने निकाला ही, उन्होंने ड्राफ्ट वैसे थोड़ी बना लिया, लेकिन उन्होंने प्रोविजन को रिवाइज नहीं किया था। तो 1.12 रेज़ टू पावर माइनस 3.5, आंसर 33.6 कर लो, आगे न जाओ, वध न जाया करो। और ये इंटरेस्ट कितना, ये उन्होंने बुक किया। अब सामने आ गई सारी कहानी, उन्होंने ये डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट बुक किया हुआ, ठीक है जी। अब ये जनाब आपके असरात हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको पकड़ लें, एसेट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है जी कि बताओ चेंज इन एसेट्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी चेंज इन एसेट की बजाय इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे, लेकिन पहले डिसाइड कर लें अब होना क्या चाहिए है। क्लोजिंग में एसिड किस पर पड़ा हो, 534 पे, बढ़ना कम होना करके एसिड किस पर पड़ा होना चाहिए क्लोजिंग डेट में, 534 पे, लेकिन पड़ा किस पे हुआ है। इसका मतलब ओरिजिनल की तरफ आना होता है ना, रॉन्ग से ओरिजिनल की तरफ आना होता है। तो अगर हमने एसिड को सही करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 534.2 यही है ना, माइनस, अब इसके साथ आपने वर्किंग का रेफरेंस दिया, ये कौन सी वर्किंग से आया जी, वर्किंग 1 से, माइनस 516.5। ये एंट्रीज के बगैर बता रहा हूँ, अभी एंट्रीज भी कर देता हूँ। ये वर्किंग नंबर 2 से हमने लिया। अब बताओ जी, ये इधर से इधर आना है, ऐसे ही है ना, ये रॉन्ग से ओरिजिनल यानी कि सही करना है, तो ये बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी इंक्रीज हो जाएगा एसिड्स में कितना। अब ये दूसरे सवाल से फ़र्क क्या है, उसमें उसने हमें अनएडजस्टेड फिगर्स दे के एडजस्टेड निकलवाई, इसमें उसने हमें अनएडजस्टेड फिगर्स नहीं दी, तो कोई बात नहीं, जो डिफरेंस था इसने वो निकलवा लिया। कितना आता है, 17.7, ठीक है जी, डन जी, सही है। अच्छा, उसके बाद अब प्रोविजन को पकड़ लें। लायबिलिटीज आसान है, प्रॉफिट ज़रा थोड़ा सा तंग करता है, वो ज़रा दो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जी, प्रोविजन होनी चाहिए सही कैलकुलेशन के हिसाब से 59.2, लेकिन पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से पड़ी हुई है 33, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, एक प्रोविजन पढ़ने से लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना, कोई एक लायबिलिटी बढ़ रही है, तो 59.2 वर्किंग वंस वाला और 33.6 वर्किंग 2 वाला, कितने से बढ़ा लें,
सही है। और फिर आखिरी बात उसने क्या बोली है जी, प्रॉफिट्स की। अच्छा, प्रॉफिट्स में ना थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग है, तो मैं छोटी सी वर्किंग अलग से कर देता हूँ इसकी। क्यों? देखो ना, ये ग्रीन को ज़रा गौर से देखो, ग्रीन लाइन को। डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी 152, हो गई 147, तो डेप्रीसिएशन अभी कुछ कम है, बढ़ानी पड़ेगी। डेप्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। फिर इंटरेस्ट होना चाहिए था 6.4, हुआ है सिर्फ 3.6, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी बढ़ाना है, ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी। तभी तो CFO साहब क्या कह रहे थे, रहन दे, प्रॉफिट्स पहले ही बड़े थोड़े हैं, प्रॉफिट्स कम होंगे। नज़र भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ रहा है प्रोविजन के बढ़ने से, तो P&L पे सीधा असर जा रहा है इसका। ठीक है, तो फिर यहाँ कहीं करके मैं छोटी सी एक वर्किंग आपको कर देता हूँ। वर्किंग नंबर 3, थोड़ा सा इसको स्मार्ट कर लेना जी। तो वर्किंग नंबर 3 वो प्रॉफिट्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि क्या कहा जी हमने, 152.6 की डेप्रीसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, वर्किंग नंबर 1 ने बताया, लेकिन हुई है सिर्फ 147.5 की, ये हमें वर्किंग नंबर 2 ने बताया। तो कम डेप्शन चार्ज हुई है तो डेप्रीसिएशन बढ़ाएं। अब डेप्शन कितनी बढ़ी, 5.1 से, और इसका बढ़ना प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम, लेकिन ये बाद में देखते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो क्योंकि 6.4 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है हमने, और करना था हमने, और सिर्फ 3.6 का रिकॉर्ड हुआ, तो कितने से, अब 2.8। तो इन टोटल, अब ये इस तरह से वर्किंग इसलिए कराइए कि हो सकता है कोई एक्सपेंस बढ़ रहा होता, कोई कम हो रहा होता, तो इस तरह छोटी सी वर्किंग कर लेंगे। कोई एंट्री नहीं की अभी तक हमने। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, जिसका मतलब दूसरा क्या होता है, डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी, कितने से, 7.9 से। तो 7.9 से एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट्स, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। वर्किंग नंबर 3 में जाकर देख लें, यहाँ भी हो सकता था ब्रैकेट में, लेकिन फिर बहुत उलझ जाना था काम। तो 7.9 से आपके प्रॉफिट में क्या आ गया। अब इंक्रीज डिक्रीज यहाँ लिखा तो हुआ है, प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, और ना ही कोई टोटल करना था, ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है जी, सही है, और ये आपकी वर्किंग्स आ गई। और ये आपका सवाल ख़त्म हो गया। अब ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग मेरी फरमाइश है, आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है, तो एंट्रीज भी तो मांग सकता है ना जी। ठीक है, तो आज मेरी फरमाइश है, फिर मेरी फरमाइश पे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करके देखिएगा। एंड पे आपकी एंट्री ये निकलनी है, P&L डेबिट हो रहा होगा 7.9 से, और एसेट डेबिट हो रहा होगा 17.6 से, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रही होंगी लाइबिलिटीज 20। एंड पे यही निकलेगा नतीजा इंशाल्लाह। रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ ये 3 इम्पैक्ट्स होंगे, पर करना है। ओके, हाँ जी, क्या ख्याल है, कोई तैयार श्यार लग रही है अभी आपको प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, कि अभी भी नहीं लग रही तैयार? मेरे ख्याल में होते इधर जूस निकल गया है ना। चलें फिर आ जाएं अब वापस अपने, ये तस्वीर लेनी हो शायद किसी ने, जल्दी से ले ली। आइडेंटिफाई वेदर प्रोविजन, आइडेंटिफाई करो whether a provision under IS 37 needs to be made for each of the above matters. Also discuss effect of above matters on GL's financial statement for the year 23 in accordance with IFRS. अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो ताकि उसका जवाब देने में आसानी रहे। अब वो कह रहा है बताओ प्रोविजन बने ना बने, तो इस तरह से आपने बताना है प्रोविजन नहीं बन रही है या बन रही है। ठीक है, वही बात वही करनी है, लेकिन रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़ा करें। अब नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, यार तुमने आदत ही बना ली उस्ताद। अज्यूम करो कि आप इस वक्त 1 मार्च 2000, अब ये आप देख रहे हैं, ये हर सवाल में तकरीबन रिसेंट सवालों में इसका ट्रेंड ही यही चल रहा है। तो बड़ा फेवरेट टॉपिक इसका बना हुआ है अभी, क्योंकि बच्चा मार ही यहीं से खाता है। कंसोलिडेशन टिका के करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट, और सवाल भी अच्छा करके, पर्चे में भी अच्छा करके आएंगे। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जब ये शुरू होता था, मिन्नतें करते थे बच्चे की, खुदा के लिए पढ़ लो, खुदा के लिए पढ़, इसमें 15 नंबर का सवाल आ जाना है। नहीं, क्योंकि समझ आ जाता है। आपको IS 37 में कुछ समझ ना आया हो तो बताओ, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो सेफ जोन में, जो नहीं कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर हैं। इंतजामिया उनके लिए जिम्मेदार ना होगी, उनका लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोज़ा।
You have recently assumed the role of finance manager at Gorgias Limited. Your first assignment is the finalization of GL's financial statements for the year. पहली असाइनमेंट यही आ गई। CEO साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 स्पेसिफिक मैटर्स जहां प्रोविजन हो सकता है बनानी पड़े। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं जरा आप इस पे टॉर्च डालें। IS 37 के मुताबिक प्रोविजन शायद बनानी पड़े, 4 मैटर आइडेंटिफाई करें। हाउएवर CEO uncertain है about the accurate estimation of these provisions. Below is the detail concerning these matters. Number 1, provision for renewal fees. अब ये आपके सिलेबस से आउट हो गया IS 38, ठीक है जी, आपके सिलेबस से IS 38 आउट हो गया, इसलिए मैं डिस्कस करना तो नहीं चाह रहा। वैसे भी ICAP ने कहा है इस अटेम्प्ट में हम थोड़ा हौला हाथ रखेंगे, 38, 41 की कोई एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे ना ही आए। अगली बार वाला बच्चा चूंकि पढ़ के आए इसलिए पास करके निकल जाओ, अगली बार माफ़ी नहीं लबनी, फिर वो भी पढ़ने पड़े हैं। ठीक है, अगली बार वाला बच्चा क्योंकि FAR से पढ़ के आएगा 38 भी 41 भी, ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट फिर वो यहाँ पर डालने के लिए अहल होगा। फिर ये एडजस्टमेंट ठीक थी। बहरहाल बेसिकली ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वैसे इसको ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। IS 38 कहता है कि आपने अगर कोई इंटेंजिबल लिया है जिसकी लीगल लाइफ है, लेट से लाइसेंस मिला है आपको हुकूमत की तरफ से 5 साल के लिए, और वो लाइसेंस आपको 5 साल के लिए मिला है 10 मिलियन में, और 5 साल बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए सिर्फ 1 मिलियन पे करके। अब IS 38 कहता है आपकी इंटेंशन नहीं पूछ रहा लीज की तरह से, लेसी की इंटेंशन पूछता था ना वो। IS 38 आगे बड़ा कहने लगा इंटेंशन छोड़ो, सादा बात, अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है, ना होने इनसिग्निफिकेंट है, ना होने के बराबर है ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में, एक तरफ 10 एक तरफ 1, एक तरफ 100 दूसरी तरफ 3, इस तरह से कॉस्ट बहुत डिफरेंस है। अगर मिनिमल कॉस्ट है रिन्यूअल की तो आज ही खड़े होकर इस रिन्यूअल पीरियड को भी ओरिजिनल पीरियड में ऐड करो फॉर द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब 5 साल गुजरेंगे, 6वां साल शुरू होगा, उसके पहले दिन जब पेमेंट होगी एंट्री तो तभी होनी है ना। और बोलो ये बात नहीं समझ आई? इससे ज़्यादा समझाने मैं तो सोच रहा था इसको काट ही दे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी बात कर दी कि आज खड़े होकर एक लाइसेंस हमें मिला है। GL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 96 मिलियन इन 2023। लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद द ऑप्शन फॉर रिन्यूअल एवरी 5 year एट अ कॉस्ट ऑफ, अब भाई इधर देखो, 96 के मुकाबले में 35 ना होने के बराबर है, तो इसका मतलब ये रिन्यूअल ऑप्शन साइड पे हो गया। यानी जब 5 साल गुजरेंगे, 6वां साल आएगा, भाईजान फिर सोचेंगे, अच्छे खासे पैसे हैं, 36 मिलियन पे करने से पहले सोचेंगे को फायदा होना है या नहीं होना। ठीक है, सही है, इसका मतलब रिन्यूअल ऑप्शन तो साइड पे हो गया। अगली बात, कंसिडरिंग सब्सटेंशियल रिन्यूअल फीस कहता है जी GL प्लान कर रहा है टू रिन्यू लाइसेंस ओनली वंस। अब तुम्हारे प्लान नहीं चलेंगे, IS 38 कहता है, यहां पर लिखा भी हो ना कि जी हम करेंगे इसको रिन्यू, फ्रेंड कहता है नहीं, जब करेंगे ना उस वक्त देख लेंगे। मतलब बेसिकली IS 38 कहता है 96 को आप डिवाइड करो 5 साल पे, जो आंसर आए उसको हर साल अमोर्टाइजेशन करके 5 साल खत्म हो जाए। जब 6वां साल शुरू हो तो फिर आप दोबारा 35 पे करके उसको कैपिटलाइज करें और फिर उसको अगले 5 साल के ऊपर अमोर्टाइज करते जाए। ये कहता है असल में IS 38। ठीक है, और अगर मिनिमल कॉस्ट हो तो वो ये कहता है कि आज ही खड़े होकर 5 की बजाय क्या ले लो 10 साल, और जब 6वें साल में एक्सपेंस इनकर हो तो उसको P&L में डाल देना, इतना इनसिग्निफिकेंट होता है, उसको जरूरत ही नहीं है करने की, बस लाइफ वही पुराने वाले एसेट की चलती जाएगी 10 साल, 96 को 10 साल पे। ये बात है असल में, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है। इस अटैम्प्ट के लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से इस बात को बताने की, पर मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, मैंने थोड़ी सी फिर भी बता दी। अब सारी बातों की एक बात, आपका काम फिर भी चलेगा, वो क्या, मुझे बताओ, आज एक्वायर किया लाइसेंस 23 में, हम कहां खड़े हैं इस वक्त 23 के एंड पे, और वो कहता है कि हम चूंकि प्लान कर रहे हैं लाइसेंस को एक बार हम रिन्यू करेंगे 8वें साल फॉर एट द एंड ऑफ 8th ईयर, अच्छा बेच देंगे, अच्छा चलो हम इसको वंस जो है वो क्या कर देंगे, रिन्यू करेंगे, तो क्यों ना हम प्रोविजन बना लें रिन्यूअल फीस की आज ही। अब ये सारी कहानी आपके लिए इररेलेवेंट हो गई, आप अभी भी अपने
IAS 37 के पढ़े हुए रूल्स के हिसाब से ही बच सकते थे इस सिचुएशन में भी। वो क्या है, 31 नंबर 13 पे खड़े होकर क्या आप इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। आप ना करिएगा रिन्यू, जब आएगा 6वां साल तब की तब देखी जाएगी। तो ये तो फ्यूचर रिपेयर की तरह से कॉस्ट हो गई। क्या ख्याल है? तो आज खड़े होकर इसकी प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन बस एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सारी बात करने के बाद मैं कह रहा हूं कि ये फिलहाल आपकी इस अटेम्प्ट के लिए ICAP के मुताबिक ये आपको गुंजाइश दी जाएगी 38 की एडजस्टमेंट ना आए। ठीक है, बहरहाल सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं, टाइम भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आते साथ इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये अब असल में बात इस टाइम ज़्यादा लग गया ना, क्योंकि ये बात इररेलेवेंट थी आपके लिए, आपने पढ़ी नहीं हुई। मैंने IAS 38 सिर्फ इतना पढ़ाया आपको जितना वो किसी एडजस्टमेंट में यूज़ होकर काम दे जाए। ये अब बहुत तफसीली बात हो जाती है, लेकिन इसको नहीं टेस्ट करेगा बकौल ICAP के। उन्होंने कहा है पहली अटैम्प्ट में माफ़ी देंगे, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ के आया ना, आप नहीं पढ़ के आए हुए तो कैसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो दस देता, मोटी सी बात है, याद रखनी है मिनिमम कॉस्ट और रिन्यूअल की, तो उसको आज ही, अब वो तो हम सोल्यूशन इसको सवाल भी करवाए जाते हैं IAS 38 में। अभी मैंने, भाई चुप कर जाओ, FAR की क्लास में IAS 38 चल रहा है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया है, इसके सवाल भी कर लिए हैं। दोनों सिचुएशंस में वो साल भी देख लिया जिस साल में रिन्यूअल करना पड़ता है या नहीं करना होता, तो वो मिनिमल या नहीं वाला केस भी उन्होंने देख लिया हुआ है। नीचे 2090, अच्छा तेनू की हो गया, एहतजाज नामंजूर 25-24 ये, एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द पेटेंट द प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। पेटेंट नहीं था, लाइसेंस था। एट अ रिन्यू नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर रिन्यूअल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू इनिशियल एस्टिमेट paid on acquisition useful life should be restricted to original 5 years and renewal cost of 35 significant which should be considered separate and tangible at the time of renewal। ये बात आपको बताई है, ये सुन ली है, बस अब जितनी सुन ली काफ़ी है, टेस्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद अब रह गए बाकी, ये इसने टाइम ज़्यादा ले लिया है। तो ये बहुत आसान है वैसे, इंजन रिप्लेसमेंट फ्यूचर रिपेयर है, NRV IAS 37 की प्रोविजन नहीं है, NRV लॉस होता है और पेंडिंग केसेस के केस में हो सकता है आपको प्रोविजन लानी पड़े या डिस्क्लोजर आपको अपडेट करना पड़े। तो बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस लिखना आता हो। 15 नंबर के लिए 11-12 नंबर आराम से आएंगे इसमें से इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, आज के लिए अब बस इतना ही। ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।